तो जैन दोस्तों अपनी जो नायक सीरीज़ की रिवीजन सीरीज़ चल रही है, उसका सेट नंबर जो है वो 19 आज शुरू होने वाला है। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि इसकी जो हैंड नोट पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एक बार आप विजिट करके ज़रूर देख लेना कि उस पर जो पीडीएफ पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है, सभी पीडीएफ जो है वो उस पर डाल देते हैं, ठीक है। तो और ये यूपी पुलिस और आरपीएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। छऊ जो नृत्य है वो कितने प्रकार का होता है? तो जो छऊ नृत्य है वो 3 प्रकार का होता है। एक मयूरभंज छऊ, एक सरायकेला छऊ और एक पुरुलिया छऊ। सरायकेला छऊ कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। मयूरभंज छऊ कहाँ होता है? तो मयूरभंज होता है उड़ीसा में। और पुरुलिया छऊ कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। मुखौटा का यूज इसमें होता है, मयूरभंज में मुखौटा का यूज होता है, ठीक है। इसमें ये नहीं है। सर ने बाद में जो है वो रिपीट करके बताया था कि मयूरभंज में मुखौटा का प्रयोग होता है, बाकी सरायकेला और पुरुलिया छऊ में मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। इसको छऊ जो नृत्य है इसको संस्कृत अमूर्त धरोहर में यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो ये 2010 में इसको शामिल किया गया है। इसको हम अर्धशास्त्रीय नृत्य के रूप में भी जानते हैं, किसको? छऊ नृत्य को। ये कब मनाया जाता है? तो ये गजानन उत्सव पर ये मनाया जाता है। इसको चमकीला नृत्य के नाम से भी हम जानते हैं। और छऊ जो है वो कौन से भगवान से संबंधित है? तो भगवान शिव से ये संबंधित है। छऊ के कलाकारों की बात कर लेते हैं तो नेपाल चंद्र सूत्रधार जो हैं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मकर जो दरोगा जो है ये भी किससे हैं? तो ये भी छऊ से हैं। केदारनाथ साहू किससे हैं? तो ये भी छऊ से हैं। और शशधर आचार्य ये भी किससे हैं? तो ये भी छऊ नृत्य से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं कि रोशन कुमारी जो है वो किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये रोशन कुमारी जो है वो कथक से संबंधित हैं। माया राव जो है वो भी किससे हैं? कथक से हैं। माया को जोड़ते जोड़ते रोशन कभी थकते नहीं हैं। माया को जोड़ते जोड़ते रोशन कभी थकते नहीं हैं। तो कथक से कौन कौन से हो गया? रोशन कुमारी और माया राव। सतरिया की बात कर लेते हैं तो धनाकांत बोरा, गौरी माँ हजारिका। जितने भी ये बोरा नाम है, सेकिया नाम है, ये सभी किससे? बरवायन है, ये सभी किससे नाम है, मतलब किससे संबंधित है? तो ये सतरिया से संबंधित हैं। मणिपुरी की बात कर लेते हैं तो अलूना काबुनी, जिन्हें काबुनी डांस के लिए भी जाना जाता है। एलम इंदिरा देवी जो है इन्हें भी मणिपुरी के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुरी नृत्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। बाई गाम्बिनी देवी ये भी किससे हैं? तो मणिपुर से ये भी संबंधित हैं। मोहिनी अट्टम की बात कर लेते हैं तो गोपिका वर्मा जो है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड की बात कर लेते हैं तो विक्रम घोष को दिया गया था। कब दिया गया था? 2012 में। किसके लिए दिया गया था? तो वंदे मातरम के लिए दिया गया था। और ये विक्रम घोष हैं, ये किससे संबंधित हैं? कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये तबला से संबंधित हैं, विक्रम घोष, ठीक है। तबला से और कौन कौन से हैं? तो पंडित शंकर घोष जो हैं ये भी किससे हैं? तबला से। संदीप दास जो भी हैं वो किससे हैं? तबला से। वी कुंजमणि पन्नालाल घोष ये सभी किससे हैं? तो ये सभी बांसुरी से हैं। भीमसेन जोशी की बात करते हैं तो तानपुरा। भीमसेन जोशी के घराने की बात करते हैं तो ये किराना घराना से संबंधित हैं। सारंगी की बात कर लेते हैं तो शकूर खां ये किससे हैं? सारंगी से हैं। मुहर्रम की बात कर लेते हैं। मुहर्रम कब मनाया जाता है? तो ये इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम मास कहते हैं इसको। मुहर्रम को क्या कहते हैं? इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम मास इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि अलम का जूस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? अलम का जुलूस निकाला जाता है, ठीक है। और इसको अलम जुलूस के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अलम जुलूस के नाम से भी जाना जाता है। मिलाद उन नबी के नाम से क्या होता है? तो बाराफात नाम इसका होता है। किसका? इसमें क्या होता है? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। मिलाद उन नबी जो है वो मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, जिसको बाराफात के नाम से भी जानते हैं। ईद उल जुल्हा की बात कर लेते हैं। ईद उल जुल्हा ये बलिदान पर्व है। कौन सा है? बलिदान पर्व है। किसका? इस्लामिक का। किसका? इस्लामिक का। महिला क्रिकेट विश्व कप की बात कर लेते हैं तो इसकी शुरुआत 1973 में इंग्लैंड में ही आयोजन इसका सबसे पहले हुआ था। और इंग्लैंड
1973 में आयोजन भी इंग्लैंड में हुआ था और विजेता भी इंग्लैंड रहा था, लेकिन उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। कौन रहा था? उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। सबसे ज़्यादा बार जो महिला विश्व कप है वो किसने जीता है? तो 8 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने? 8 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत कब कब उपविजेता रहा है महिला विश्व कप टीम में? तो 2005 और 2017 में ये रहा है। भारत में आयोजन कितने बार हुआ है? तो भारत में आयोजन जो है वो 3 बार हुआ है। कब कब हुआ? तो 1978 में पहली बार हुआ था। पहली बार कब हुआ था? तो 1978 में ये पहली बार हुआ था। अगला विश्व कप 2025 का कहाँ होगा? तो इंडिया में होगा। कहाँ होगा अगला विश्व कप जो 2025 वाला है? तो इंडिया में होगा। वुमेन T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं 2024 का। कहाँ पे होगा? तो बैंकॉक में होगा। कहाँ पे होगा? बैंकॉक में इसका आयोजन होगा। 2023 का विजेता कौन रहा है? तो 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। मैराथन की बात कर लेते हैं कि मैराथन कितने किलोमीटर की होती है, या फिर मील में बात कर लेते हैं। तो फुल जो होती है वो 42.195 किलोमीटर होती है, जिसको हम 26 मील 385 गज कह सकते हैं। ठीक है। हाफ की बात कर लेते हैं तो 13.1 मील होती है, जिसको हम 21.0975 किलोमीटर, इसी का आधा कर दो, ये फुल हो गया, ये हाफ हो गया। ठीक है। ओलंपिक की बात कर लेते हैं तो ओलंपिक में मेल की जो होती है वो 1896 मीटर होती है, और फीमेल की बात कर लेते हैं तो 1984 मीटर। ये मीटर में है, किलोमीटर में नहीं है। किलोमीटर में आएगा तो 1.896 किलोमीटर आएगा। प्रमुख खिलाड़ी की बात कर लेते हैं तो प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं? शिवनाथ सिंह हैं, राम सिंह यादव हैं, ललिता बाबर है। कौन है? ललिता बाबर है। पावर लिफ्टिंग स्टाइल की बात कर लेते हैं तो 3 लिफ्ट होती है, एक तो स्क्वाट, एक बेंच प्रेस, एक डीड लिफ्ट। कौन सी होती है? 3 तरीके की पावर लिफ्टिंग होती है। वेट लिफ्टिंग की स्टाइल कौन कौन सी है? तो ये भी 3 होती हैं। पहली है स्नैच, दूसरी है क्लीन एंड जर्क, और तीसरी है क्लीन एंड प्रेस। ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात कर लेते हैं, यानी AIBA मुक्केबाजी। ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करते हैं तो जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये किसके लिए बनाई जाती है? जो 17 से 18 साल के जो लड़के या लड़कियां होती हैं उनके लिए ये रखा जाता है, AIBA। मुकाबला प्रत्येक राउंड में कितने कितने का होता है? तो 2 मिनट का होता है। कितने का होता है? 2 मिनट का होता है। और किस में खेला जाता है? तो मुक्केबाजी रिंग में ये खेला जाता है, जिसका एरिया जो है वो 6 मीटर स्क्वायर होता है। 6 से 1 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग के आकार का होता है। इस तरीके से होता है। ठीक है, वर्ग के आकार का। और स्मॉल की बात कर लेते हैं तो 6 से 9 मीटर स्क्वायर में ये होता है। ठीक है। AIBA मैच की बात कर लेते हैं तो मेल जो है, मेल 3 मिनट के 3 राउंड खेलते हैं, और फीमेल की बात करें तो 2 मिनट के 4 राउंड खेलती हैं। यानी कि 3 मिनट के 3 राउंड मेल और 2 मिनट के 4 राउंड। और इंटरवल इसमें कितने मिनट का होता है? तो 1 मिनट का इसमें इंटरवल होता है। रचना की बात कर लेते हैं तो कमलेश्वर जो है, कितने पाकिस्तान रचना किसकी है? तो कमलेश्वर की है। किसकी है? कमलेश्वर की है। मेला आंचल किसकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की है। विकलांग श्रद्धा और दौर ये किसकी है? तो हरिशंकर परसाई की है। रेहन पर रग्गू ये किसकी है? काशीनाथ सिंह की है। रेहन पर रग्गू किसकी है? काशीनाथ सिंह की है। गबन गोदान रंगभूमि कर्मभूमि सेवा सदन ये किसकी है? ये सभी प्रेमचंद की है, मुंशी प्रेमचंद की। यामा और नीरजा, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, और नीरजा के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। इनको महादेवी वर्मा को। पृथ्वीराज रासो की बात कर लेते हैं तो ये किसकी है? चंद्रवरदाई की है। चिदम्बरा की बात कर लेते हैं तो सुमित्रानंदन पंत की है। मधुबाला मधुशाला एकांत में करके ऐसी, और ये किसकी है? और 2 चट्टानें ये सभी किनकी? तो हरिवंश राय बच्चन की ये जो रचना है वो है। रामधारी सिंह दिनकर की बात कर लेते हैं तो उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। धर्मवीर भारती की बात कर लेते हैं तो ठंडा लोहा, गुनाहों का देखता, सूरज का 7वां घोड़ा। जयशंकर प्रसाद की बात कर लेते हैं तो आंसू, लहर, कामायनी, झरना, इरावती, मंगलसूत्र इनकी अधूरी जो कहानी रही है वो रही है। मैथिली शरण गुप्त की बात कर लेते हैं तो साकेत जो है वो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। लोकप्रिय खाद्य की बात कर लेते हैं तो मक्के की रोटी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पंजाब की मक्के की रोटी। झारखंड का धुसका, केरल का अप्पम, जम्मू एंड कश्मीर का रोगन जोश,
बिहार का लिट्टी चोखा और गोवा का बिंदालू जिसको बलाचो सोरपोटेल भी कहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल का आलू पोस्ता पोस्तो। अब आते हैं आगे कि विधान परिषद की बात कर लेते हैं। जिन राज्यों में विधान परिषद ना हो उनको क्या कहते हैं, तो एक सदनीय वर्सेस सील हाउस उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, एक सदनीय वर्सेस सील हाउस इसको कहते हैं। सदस्य मिनिमम संख्या कितनी है, तो 40 मिनिमम संख्या होती है, लेकिन और मैक्सिमम कितनी होती है, तो विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं होगी। क्या, विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगी। मिनिमम सीट की बात कर लेते हैं। विधान परिषद में मिनिमम संख्या 40 है, लेकिन विधानसभा में मिनिमम संख्या 60 है और अधिकतम संख्या 500 है। कितनी है, अधिकतम संख्या 500 है। विधान परिषद तेलंगाना में कितनी सीटें हैं विधान परिषद की, तो 40 हैं। पुडुचेरी में विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 30 है। सिक्किम में विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 32 हैं। विधानसभा की और बात कर लेते हैं कि दिल्ली में कितनी सीटें हैं, तो 70। गोवा में कितनी है, तो 40। सिक्किम में कितनी है, तो 32। और पुडुचेरी में सबसे कम है, जो कि है 30। किसमें, विधानसभा में। सबसे ज़्यादा की क्रम की बात कर लेते हैं तो अपने उत्तर प्रदेश में 403 जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं 294। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो 288। महाराष्ट्र को याद रखेंगे, 288 विधान सभा की जो सीटें हैं वो ज़्यादा हैं। उसके बाद में तमिलनाडु में 234 है, हरियाणा में 90 हैं, छत्तीसगढ़ में 90 हैं, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में कितनी है, तो 60 है। कितनी है, 60 है। मिजोरम और गोवा की बात कर लेते हैं तो 40 हैं। दिल्ली और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो 70 है। असम की बात कर लेते हैं तो 126 हैं। ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, असम को छोड़कर बाकी सभी में 60 है। असम में कितनी है, 126 हैं। दिल्ली और उत्तराखंड में कितने हैं, तो 70 हैं। कितने हैं, 70 है। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में कितने हैं, तो 90। मिजोरम और गोवा में कितने हैं, तो 40 हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की बात कर लेते हैं तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका आर्टिकल 164 है। और राज्य का जो सीएम होता है वही राज्य का मंत्रिपरिषद का हेड जो है वो राज्य का सीएम होता है। राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो हाई कोर्ट के सीजेआई इसको शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल का जो कौन से सूची में आता है, तो ये 3री अनुसूची में आता है। इसके बाद में आगे चलते हैं, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो चोल राजवंश की बात कर लेते हैं। चोल राजवंश में जो कर दिया जाता था उसको कदमाई भू राजस्व कहा जाता था। क्या कहा जाता है, कदमाई भू राजस्व कहा जाता था। व्यापारी का संघ क्या कहा जाता था, तो नगरम कहा जाता था। क्या, नगरम। व्यापारी के संघ को नगरम कहा जाता था। श्रम कर जो था उसको बेट्टी टैक्स कहते थे। क्या, बेट्टी टैक्स कहते थे। कृषि कर जो था उसको क्या कहते थे, तो उपज का 1/6 कृषि कर कहा जाता था। हिरण्य की बात कर लेते हैं तो नगद के रूप में सेना कर। हिरण्य जो था वो सेना कर होता था, जिसको नगद के रूप में दिया जाता था। हलिबकारा यानी कि हल पर दिया जाता था। क्या, कृषि हलों पर दिया जाता था। उर्दंग की बात कर लेते हैं तो सामाजिक सुरक्षा के लिए ये जो कर है वो दिया जाता था, उर्दंग कर। ठीक है, हलिबकारा कर हल के लिए, हिरण्य कर, नगद सेना कर जो है वो नगद के रूप में दिया जाता था सेना को। कल्पिता की बात कर लेते हैं तो भूमि जो है भूमि पर दिया जाता था, बिक्री की खरीद या फिर बेच पर। जो बेचता था उसे भी कर देना पड़ता था और जो खरीदता था वो भी उसे भी कर देना पड़ता था कल्पिता में। कल्पिता कर जिसको कहते थे। चोल वंश की और बात कर लेते हैं तो उरगांव जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। आम लोगों की सभा जो होती थी वो उरगांव में होती थी, जहाँ पर कौन रहते थे, ब्राह्मण लोग रहते थे। चोल साम्राज्य में बात करें, उरगांव में क्या होता था कि वहाँ पे सिर्फ उस गांव में सिर्फ ब्राह्मण रहते थे। और ब्राह्मण क्या करते थे, लोगों की सभा करते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उरगांव को माना जाता था। खिल्ले क्या था, एक सैनिक इकाई थी जिसमें 100 सिपाही होते थे। खिल्ले वर्ड किससे संबंधित था, खिल्ले था सेना से, जिसमें 100 सिपाही रहते थे। एक सेना की टुकड़ी एक तरफा से मान सकते हैं। चोल प्रशासन में ग्राम प्रशासन का उल्लेख किसमें मिलता है, तो उत्तर मेरूर शिलालेख में। चोल प्रशासन में ग्राम
प्रशासन का उल्लेख किस में मिलता है? तो उत्तर मेरूर शिलालेख में मिलता है। विद्यालय के लिए उपहार में दी गई भूमि का वर्णन किस में मिलता था? तो शलभोग में मिलता था। विद्यालय के लिए उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? तो शलभोग कहते थे। मंदिरों को दान में दी गई भूमि को चोल साम्राज्य में क्या कहा जाता? तिरुनम टुक्कनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तिरुनम टुक्कनी कहा जाता था। पल्ली छन्नम किसको कहा जाता था? तो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली छन्नम कहा जाता था। वेलन बगई किसको कहा जाता था? तो गैर ब्राह्मण लोगों को दान में दी गई भूमि को बेलन गई कहा जाता था। सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था? तो राजा प्रथम जो है वो सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसको गंगईकोंड चोल भी कहते थे, यानी कि उसको उपाधि दी गई थी गंगईकोंड चोल के नाम से, जिसको राजा प्रथम भी कहा जाता था। इसने क्या क्या करवाया था? तमिलनाडु के तंजावर में शिव जी के लिए एक बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना की थी इसने, यानी कि निर्माण करवाया था। और बौद्ध मठ का निर्माण भी इसने करवाया था। जो पूछा जाता है बृहदेश्वर मंदिर कौन से भगवान से संबंधित है? तो शिव भगवान से संबंधित है, और जो कि तमिलनाडु के तंजावर में स्थित है। बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया था? तो राजा प्रथम ने करवाया था, जिसको गंगईकोंड चोल की उपाधि दी गई थी। आगे देखते हैं मैकमोहन रेखा जो है वो कौन से देश के बीच में स्थित है? तो भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। 1893 डूरंट रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनाई गई थी। मैजिनोट रेखा जो है वो किस के बीच में है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। किसके? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। 49वीं समांतर रेखा की बात कर लेते हैं, तो यूएसए और कनाडा के बीच में 49वीं है। 38वीं की बात कर लेते हैं तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। 17वीं की बात कर लेते हैं तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में ये स्थित है। ग्रैंड कैनियन की बात कर लेते हैं तो ये अमेरिका के हैं। ग्रैंड कैनियन क्या है? तो कोलोराडो रिवर से है, और दुनिया की सबसे बड़ी घाटी इसको कहा जाता है। किसको? ग्रैंड कैनियन को, जो कि कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। ग्रैंड कैनियन क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी घाटी इसको कहा जाता था ग्रैंड कैनियन को। कोलोराडो रिवर से निकलती है, और ये कहाँ पर है? तो ये अमेरिका में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी घाटी की बात कर लेते हैं तो ये डोंग वैली है। एशिया की सबसे बड़ी घाटी की बात कर लेते हैं तो डोंग वैली है, और दुनिया की सबसे बड़ी घाटी की बात कर लेते हैं तो ग्रैंड कैनियन है। ठीक है। और कनाडा की अगर बात करें कि इसकी राजधानी कहाँ है? तो ओटावा है। बोलीविया की कहाँ है? सुक्रे है। घाना की कहाँ है? तो अंकारा है। कहाँ है? अंकारा। माजुली आइलैंड, या जिसको माजुली द्वीप कहते हैं, विश्व सबसे बड़ी नदी द्वीप कहाँ है? तो माजुली द्वीप ही है, जो कि जोरहट जिला में असम में स्थित है। माजुली द्वीप जो है वो कहाँ पर है? तो ये असम में है, लेकिन असम के किस जिले में है? तो जोरहट जिले में ये स्थित है, जिसको हम विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कहते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से निकलती है। माजुली आइलैंड जो है वो कहाँ पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे छोटा नदी द्वीप जो है वो मयूर द्वीप के नाम से जानते हैं, जिसको हम उमानंद द्वीप भी कहते हैं, जो कि वो भी ब्रह्मपुत्र नदी से ही निकलती है। कौन सी सबसे छोटी नदी द्वीप? नदी छोटी हो या बड़ी हो, दोनों ब्रह्मपुत्र नदी से निकलती है। माजुली द्वीप है वो सबसे बड़ी है, और मयूर द्वीप जो है, दोनों याद रखेंगे, नाम एक जैसे हैं, माजुली और मयूर। ठीक है। मयूर को ही हम उमानंद द्वीप के नाम से कहते हैं। ठीक है। जल संधि की बात कर लेते हैं तो जिब्राल्टर जो जल संधि है वो किन दो देशों के बीच में है? तो यूरोप को अफ्रीका से ये अलग करती है, लेकिन भूमध्य को अटलांटिक सागर से ये जोड़ती है। कौन सी? जिब्राल्टर जो जल संधि है ये क्या करती है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, लेकिन भूमध्य को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। बेरिंग जल संधि की बात कर लेते हैं, ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में बेरिंग जल संधि है। बोस्पोरस की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को ये अलग करती है। बेरिंग जो है वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ती है। बोस्पोरस की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से ये अलग करती है। 2016 में क्या हुआ था? 2016 में नोटबंदी हुई थी। 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी। तब गवर्नर कौन थे? तो डॉक्टर उर्जित पटेल, जिनकी एक पुस्तक है ओवरड्राफ्ट। जिनकी? डॉक्टर उर्जित पटेल की जो पुस्तक है ओवरड्राफ्ट, तब ये उस टाइम गवर्नर थे। और वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली वित्त मंत्री थे नोटबंदी के समय।
वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली थे। और गवर्नर की बात कर लेते हैं तो डॉक्टर उर्जित पटेल थे जिनकी पुस्तक जो है वो ओवरड्राफ्ट है। 1991 की बात कर लेते हैं तो एलपीजी के दौरान जो गवर्नर थे वो एस वेंकट रमणी थे। 1991 में कौन थे? एस वेंकट रमणी थे एलपीजी के टाइम में गवर्नर, एस वेंकट रमणी। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण जब हुआ था तब कौन से गवर्नर थे? तो 1949 में आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण होता है उस टाइम सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तब कौन थे? तो एल के झा थे। कौन थे? एल के झा थे। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और तब कौन थे? एल के झा थे। 1980 में क्या हुआ था? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और नाबार्ड और एक्सिम बैंक की स्थापना भी, वैसे तो नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है, 12 जुलाई 1982 में। और पूछेंगे कि आईजी पटेल, नाबार्ड की स्थापना और एक्सिम बैंक की स्थापना भी आईजी पटेल के ही कार्यकाल में हुई थी, डॉक्टर आईजी पटेल। अनुसूचित बैंक की बात कर लेते हैं तो अनुसूचित बैंक जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड अनुसूची में ये शामिल है। आरबीआई किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? तो 1934 का ये एक्ट था और 1935 में स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीयकरण की बात कर लेते हैं तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है। कुल धारा की बात कर लेते हैं तो कुल धारा कितनी है? तो 61 है। अनुसूची की बात कर लेते हैं तो 4 अनुसूची हैं। धारा कौन सी थी? तो धारा 3 थी जिसमें आरबीआई की स्थापना की गई थी। धारा 8 में क्या था? तो केंद्रीय बैंक स्थापना का उल्लेख किया गया है धारा 8 में। धारा 17 में क्या है? आरबीआई की जो कामकाज है वो धारा 17 में है। आरबीआई का जो कामकाज है वो कौन सी धारा में है? तो 17 में है। आरबीआई के आपातकालीन जो ऋण है, ये याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का जो आपातकालीन ऋण है ये किस धारा में आता है? तो धारा 18 में आता है। ये भी याद रखेंगे कि नोट छपने का जो राइट है आरबीआई के पास, ये किस धारा में आता है? तो 2(2) में आता है। किसमें? 2(2) यानी कि 22 में आता है। किस में आता है? 22 में आता है। एचडीएफसी की बात कर लेते हैं तो एचडीएफसी का सबसे पहले तो फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन। क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। इसको कब स्थापना की गई थी? तो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर बात कर लेते हैं तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और अतनु चक्रवर्ती इसके चेयरमैन है। किसके? एचडीएफसी के अतनु चक्रवर्ती इसके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर मुंबई है। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। आईसीआईसी बैंक की बात कर लेते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं तो 1993 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका भी हेडक्वार्टर जो है मुंबई है। एसबीआई की बात कर लेते हैं, वो आरबीआई है 1935 वाला और राष्ट्रीयकरण 1949। और एसबीआई की बात कर लेते हैं तो 1955 है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और पीएनबी की बात कर लेते हैं तो पीएनबी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1894 में होती है। कब होती है? 1894 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है 12 सबसे ओल्ड सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो बैंक में वो कहाँ पर है? तो इलाहाबाद बैंक जो है वो भारत का सबसे ओल्ड सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है, जिसकी स्थापना 1865 में और जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में बनाया गया था। यूको बैंक की बात कर लेते हैं तो 1943 में इसकी स्थापना होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लेते हैं तो 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना होती है। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं तो 1906 में, अभी पहले भी ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, बैंक ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। वर्तमान में क्या हुआ है? इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक को एक कर दिया गया है। कब किया गया है? तो 1 अप्रैल 2020 को इसको मिलाकर एक कर दिया गया है। IRDAI का फुल फॉर्म क्या है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1999 में इसकी स्थापना होती है और लागू कब किया जाता है? तो 2000 में इसको लागू किया जाता है। ऊर्जा हो, कार्य हो और गतिज ऊर्जा हो, इन तीनों का जो मात्रक है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। ऊर्जा हो, गति हो
और कार्य। ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कार्य, इन तीनों का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन मीटर है। क्या है, न्यूटन मीटर है। वॉशिंग मशीन कार्य करती है तो कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रण बल लगता है। कौन सा, अपकेंद्रण बल लगता है, जिसको केंद्र परासर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र परासर भी कहते हैं। अपकेंद्र बल लगता है। आगे चलते हैं, ऑक्सीकरण यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का जो है वो संयोग होता है। हाइड्रोजन का त्याग होता है। विद्युत धनात्मक समूह जो है अनुपात वो बढ़ता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ऑक्सीकरण में, ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का त्याग होता है। विद्युत धनात्मक समूह का अनुपात जो है वो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। अपकरण में क्या होता है, अपकरण में ये होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है अपकरण में। और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। हाइड्रोजन का संयोग होता है इसमें भी और ऑक्सीजन का त्याग होता है। और यहाँ ऊपर ऑक्सीकरण में क्या था, एक याद रख लेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एक याद रख लेंगे कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है, विद्युत धनात्मकता समूह जो है वो अनुपात बढ़ता है। और यहाँ विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है किसमें, अपकरण में। अपकरण में क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। सबसे भारी आंतरिक अंग कौन सा है, तो सबसे भारी जो आंतरिक केंद्र है अंग है वो यकृत है, जिसको हम लीवर भी कहते हैं, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी मानी जाती है, जिसका वजन 1.44 किलोग्राम होता है से लेकर 1.66 किलोग्राम होता है। ठीक है, जिसमें पित्तरस, विटामिन ए का संग्रह होता है और वसा का विघटन होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, मीथेन और यूरिया, मीथेन को यूरिया में बदलता है, यानी NH3 को NH2CO NH2 में बदलता है। यूरिया का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो NH2CO NH2 होता है और NH3 जो कि यूरिया में बदलता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लेते हैं तो अग्नाशय, और पहली सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लेते हैं तो यकृत है, जिसको हम लीवर के नाम से जानते हैं। सबसे छोटी की बात कर लेते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीनियल ग्रंथि है। कौन सी है, पीनियल ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस क्या करता है अपने शरीर में, तो हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, जिसमें भूख, प्यास, घृणा, पसीना, गुस्सा, खुशी ये सभी शामिल हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे सुख, दुख, घृणा, पसीना, गुस्सा सबको ये कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम क्या है, तो शरीर को संतुलन का कार्य जो है वो सेरिबेलम करता है। अब आ जाते हैं कि जो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो, बूथ राब्ता क्या है, यानी कि वेबसाइट लॉन्च जो है, बूथ राब्ता किसने जारी किए, तो पंजाब ने जारी किए। किस लिए जारी किए, तो चुनाव को की जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की है। पंजाब के चुनाव आइकन कौन है, तो शुभमन गिल जो है वो पंजाब के चुनाव आइकन है। दुर्घटना के लिए हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना है, कौन सा, पंजाब। दुर्घटना को हॉटस्पॉट करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो पंजाब बना है। डोर स्टेप सर्विस जो है वो कहाँ मिलती है, तो डोर स्टेप सर्विस योजना जो है वो पंजाब की है। यहाँ के आइकन कौन है, तो शुभमन गिल है। यहाँ पर एक चुनाव के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है, बूथ राब्ता। ठीक है, डोर स्टेप सर्विस है। नशा मुक्ति अभियान होप, जो कि कहाँ पे चला गया था, होप इनिशिएटिव कहाँ चला गया था, तो पंजाब में चलाया गया था, क्योंकि और नशा मुक्ति अभियान भी कहाँ चलाया गया, तो यहीं चलाया गया था। मिराज शहर बने, मिराज शहर GI टैग जो है वो सितार, तानपुर का GI टैग जो है वो महाराष्ट्र को मिला है। सितार और तानपुर का जो GI टैग है वो किसको मिला है, तो महाराष्ट्र को मिला है, जिसको हम मिराज शहर बने। कौन, अमरोहा की ढोलक जो है वो किसका GI टैग है, तो यूपी की है। अमरोहा की ढोलक, अमरोहा कहाँ पड़ता है, अपने यूपी में पड़ता है और अमरोहा की ढोलक बहुत फेमस है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है वो 2024 में किसको दिया गया, तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की बात कर लेते हैं तो किसको मिला है, डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में और जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में होती है। में चावल के लिए शांति खंड लागू किस देश में किया गया है, तो WTO में चावल के लिए शांति खंड भारत में लागू किया गया है। इसके प्रमुख कौन है, तो नागोजी ओकोंजा इवेला हैं, जो कि अफ्रीका की पहली महिला
बनी हुई हैं WTO की। WTO की पहली महिला जो नगोजी ओकोंजो-इवेला है वो कहाँ की बनी हुई है, तो वो अफ्रीका की बनी हुई है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में होती है और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जेनेवा में है। 164वां सदस्य की बात कर लेते हैं जो कि अफगानिस्तान है, और इसमें कुल टोटल सदस्यों की बात कर लेते हैं तो 164 ही इसमें सदस्य हैं, किसमें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में होती है। नेपाल की बात कर लेते हैं तो नेपाल की जो राजधानी है वो कहाँ है, काठमांडू है। कहाँ पर है, काठमांडू है। भारत में 35 एम्बुलेंस और 66 बस स्कूल उपहार में दी। भारत ने क्या किया है, नेपाल के साथ में 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी हैं नेपाल को। सैन्य अभ्यास भारत के साथ में कौन सा होता है, तो शांति प्रयास 4 जो है वो नेपाल के साथ में अभ्यास होता है। अगर आपको वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना एंड एक बार टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाना और विजिट ज़रूर कर लेना अगर आपको इसकी PDF चाहिए। और भी अगर आप RPF और UP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और उससे संबंधित बुक्स की PDF चाहिए, जो भी नई बुक्स आएंगी उनकी PDF वहाँ पे हम आपको डाल दिया करेंगे। तो मिलते हैं।